नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2021 के पुरस्कार प्रदान किए। कहा, सिविल सेवा अधिकारियों को आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद मानवाधिकार उल्लंघन की सबसे बड़ी वजह। उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से आतंकवाद के खात्मे के लिए दृढ़ता से काम करने को कहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, विकास के पथ पर बढ़ते भारत जैसे देश में निवेश का ये सर्वोत्तम समय। सरकार बड़े आर्थिक सुधार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों पर नए माइक लगाने और धार्मिक जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाई। राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला 2022 आज देश भर के 700 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया गया। संतोष ट्रॉफी चैंपियनशिप में आज शाम 4 बजे गुजरात का मुकाबला मणिपुर से, जबकि रात 8 बजे कर्नाटक का मुकाबला सेना की टीम से होगा। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। श्री मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्ष के दौरान सरकारी अभियानों के कारण लोगों के व्यवहार में कई तरह के परिवर्तन आए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सिविल सेवा के अधिकारियों को आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के हर जिले को अगले 25 वर्ष के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। भारत कहां पहुंचेगा और राज्य कहां पहुंचेगा, हमने 75 साल इन सारे लक्ष्यों को लेकर के चले हैं। इंडिया एट 100 डिस्ट्रिक्ट हम 25 साल में कहां ले जाएंगे। हिंदुस्तान में मेरा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 बना करके रहूंगा। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट पीछे हो। कितनी ही प्राकृतिक मुश्किलों वाला जिला होगा तो भी मैं करके रहूंगा। ये इंस्पिरेशन, ये सपना, ये संकल्प और उसके लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ और परिश्रम, इसकी संभावनाओं को लेकर के हम चले तो ये सिविल सर्विस डे हमारे लिए एक नई प्रेरणा का कारण बन जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि देश का निर्माण राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अधिकारियों को चाहिए कि वे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। श्री मोदी ने कहा कि प्रशासन में सुधार लाना नौकरशाहों का लक्ष्य होना चाहिए। देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव आए, उसके जीवन में सुगमता आए और उसे इसका एहसास भी हो। आज ग्लोबलाइजेशन हम पिछले कई दशकों से सुन रहे हैं। आज भारत का पोजीशनिंग बदल रहा है और ऐसे में हम देश में जो भी करें उसको वैश्विक संदर्भ में करना अब हमारे लिए समय की मांग है। सिविल सर्विस का सबसे बड़ा काम देश की एकता, देश की अखंडता, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में इस साल पहले 3 महीनों में 14 यूनिकॉर्न स्टार्टअप का निर्माण किया गया है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सिविल सेवा दिवस पर अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा अधिकारियों ने भारत को एक महान राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने अधिकारियों से जन सेवा की भावना और समर्पण के साथ देश की सेवा करते रहने का आग्रह किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को मानवाधिकार उल्लंघन की सबसे बड़ी वजह बताते हुए इसे समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के 13वें कार्यक्रम में श्री शाह ने एजेंसी से आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और देश से इस खतरे को समाप्त करने के लिए काम कर रही है। दृढ़ निश्चय के साथ आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में एनआईए ने आगे बढ़ना चाहिए।
हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि आतंकवाद संबंधी सभी सूचनाओं को देश भर की पुलिस और सभी एजेंसियों के साथ साझा करने में एक समन्वय स्थापित किया जाए। आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत और पुख्ता बनाया जाए। आतंकवाद विरोधी इंस्टीट्यूशंस को ताकत दी जाए, उसको मजबूत की जाए और आतंकवादी मामलों में 100% दोष सिद्धि का प्रमाण हम लक्ष्य लेकर चले। जम्मू कश्मीर के बारे में अमित शाह ने कहा कि टेरर फंडिंग पर कार्रवाई से वहां आतंकवाद को रोकने में काफी मदद मिली है। श्री शाह ने पुलिस जांच प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि ये अब प्रौद्योगिकी और आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन 3rd डिग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तकनीक की डिग्री पर निर्भर होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन डेटा की डिग्री पर निर्भर होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन की डिग्री पर निर्भर होना चाहिए। मगर ये परिवर्तन लाना है तो डेटाबेस बनाने पड़े और डिजिटल फोरेंसिक के साथ भी दक्षता हासिल करनी पड़ेगी। मादक पदार्थ, हवाला ट्रांजैक्शन, हथियारों की तस्करी, जाली मुद्राएं, बम धमाके, टेरर फंडिंग और टेररिज्म, इतने 7 क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का काम दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करना चाहती है क्योंकि ये काफी पुराने हो चुके हैं और समय के साथ इनमें बदलाव की जरूरत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। बाद में वे साबरमती आश्रम गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने चरखा भी चलाया। सूत्रों के अनुसार उन्हें मीराबेन या मेडेलिन स्लेड की द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज नामक पुस्तक की एक प्रति भेंट की गई। उन्हें महात्मा गांधी द्वारा लिखी पुस्तक गाइड टू लंदन भी भेंट की गई, जो प्रकाशित नहीं हो पाई थी। इस दौरान उनके विज्ञान, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी सहयोग के क्षेत्र में निवेश की घोषणा करने की भी संभावना है। बाद में वे गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर जाएंगे। वो वडोदरा के निकट हलोल में जेसीबी कंपनी के एक संयंत्र का भी दौरा करेंगे। उनका गुजरात के एक प्रमुख व्यवसायी के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। वे आज शाम तक दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। श्री जॉनसन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों देशों के प्रधानमंत्री 2030 की कार्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा भी करेंगे और द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ करने के उपायों पर बातचीत करेंगे। उनके बीच परस्पर हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में श्री जॉनसन की ये पहली भारत यात्रा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि G20 समूह के देश व्यापक आर्थिक परिणामों से निपटने के लिए तैयार हैं। इन देशों ने अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए सक्रिय और सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। वाशिंगटन में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के साथ हुई बैठक में ये विचार व्यक्त किए गए। बैठक में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और जोखिम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त और वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने वाशिंगटन में अमेरिका की वाणिज्य मंत्री सुश्री जीना रायमोंडो से मुलाकात की और द्विपक्षीय तथा वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरीकी कंपनियों को भारत की मौजूदा सरकार की नीतिगत पहलों का लाभ उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने इन कंपनियों को मेक इन इंडिया तथा मेक फॉर द वर्ल्ड की परिकल्पना को साकार करने के लिए रक्षा उपकरणों के संयुक्त अनुसंधान तथा विकास, विनिर्माण और रखरखाव करने को कहा है। रक्षा मंत्री आज भारत में अमरीकी वाणिज्यिक परिसंघ की 30वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारत में सह उत्पादन, सह विकास, निवेश प्रोत्साहन तथा रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधाओं के विकास के लिए अमरीकी कंपनियों को आमंत्रित किया। Seen from the perspective of strategic convergence, India and the US share a commitment to democratic pluralism and the rule of law. We have a growing convergence of strategic interests as both countries seek a resilient, rules-based international order that safeguards sovereignty and territorial integrity, upholds democratic values, and promotes peace and prosperity for all. श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की सफलता तथा अमेरिका भारत संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ
संयुक्त अनुसंधान तथा विकास और औद्योगिक सहयोग में अमरीकी संस्थाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओह, 870-001-4242। लो, अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट जारी करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सहयोग से कर रही है। प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से रागी और बच्चे शबद कीर्तन में भाग लेंगे। इस दौरान सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित भव्य लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सिखों के पारंपरिक मार्शल आर्ट गटका का भी आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर की शिक्षाओं को दर्शाने पर केंद्रित है, जिन्होंने धर्म और मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया था। गुरु तेग बहादुर जी की पुण्यतिथि 24 नवम्बर को प्रतिवर्ष शहीदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनकी विरासत राष्ट्र के लिए एक महान एकीकरण शक्ति के रूप में कार्य करती है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को। हर को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई। आज सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को उनके 400वें प्रकाश पर्व पर पूरा विश्व श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी को हिंद दी चादर जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 21 अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। श्री गुरु तेग बहादुर जी युवावस्था से ही गहन ध्यान में लीन रहते थे। श्री गुरु नानक देव जी की तरह उन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों की यात्रा करते हुए नए समुदायों की स्थापना की और मौजूदा समुदायों का पोषण किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उन स्थलों की भी यात्रा की जहाँ श्री गुरु नानक देव जी और अन्य सिख गुरु पहले नहीं गए थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग, बनारस, पटना और असम भी गए, जहाँ उन्होंने समाज के आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए कई रचनात्मक कार्य किए। आध्यात्मिक स्तर पर धर्म का प्रचार किया, सामाजिक स्तर पर चली आ रही रूढ़ियों, अंधविश्वासों की आलोचना कर नए जन कल्याणकारी आदर्श स्थापित किए। प्राणी मात्र की सेवा के लिए उन्होंने कुएं खुदवाए और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। उनके द्वारा रचे गए 115 पद गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों की धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। इसी के चलते मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु जी का सर कलम करवा दिया गया। उनकी पुण्यतिथि हर वर्ष शहीदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत में निवेश करने का ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि देश विकास के पथ पर अग्रसर है और सरकार आर्थिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोविड महामारी से निपटने में केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि देश में अब तक 187 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। आज मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया के इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2022 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। बाद में अनुराग ठाकुर पेद्दार रोड स्थित भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय गए। उन्होंने कहा कि मुंबई आने वालों को ये संग्रहालय जरूर देखना चाहिए। गुलशन महल
भारतीय सिनेमा का जो संग्रहालय है, मुझे लगता है अपने आप में भारत की वो विरासत है जिसको देखने का अवसर हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो मुंबई में आए, मुंबई के रहने वालों को भी, मुंबई में आने वालों को। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बेंगलुरु में रविवार से होने वाले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुसार इन खेलों में टोक्यो ओलंपिक में भाग ले चुके तैराक श्रीहरि नटराज, निशानेबाज मनु भाकर और एथलीट दुती चंद भी भाग लेंगे। इन खेलों में पहली बार योगासन और मल्लखंब को भी शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बेंगलुरु में आरंभ होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एक पर्यावरण स्नेही खेल होगा, यानी खेल के दौरान पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कोई भी वस्तु उपयोग में नहीं लाया जाएगा। संचार के लिए इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग होगा। खेल के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे को पहले ही वेट और ड्राई वेस्ट के रूप में अलग किया जाएगा। इस बार खेल का चिन्ह विधान सौदा होगा। विधान सौदा बेंगलुरु में स्थित विधानसभा की सुंदर इमारत है। खेल का मैस्कॉट वीरा शक्तिशाली बुद्धिमान हाथी होगा। इसके साथ जया काला हिरण और विजय गरजता बाघ होगा। खेलो इंडिया जर्सी में एक्शन में खिलाड़ी का चित्र होगा। इस खेल को दूरदर्शन और आकाशवाणी में देखा जा सकता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में धार्मिक स्थलों पर अब से नए माइक लगाने की अनुमति नहीं होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि सरकार ने राज्य में धार्मिक जुलूसों के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी है। लखनऊ में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे माइक जिनको लगाने की पूर्व अनुमति ली जा चुकी है उनका प्रयोग जारी रहेगा, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर न आए। इसके साथ ही अन्य लोगों को कोई असुविधा भी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बात के भी सख्त आदेश दिए हैं कि प्रदेश में कोई भी धार्मिक जुलूस बिना पूर्व और विधिवत अनुमति के नहीं निकाला जाए। अनुमति देने से पहले आयोजक को शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ ही किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर माहौल खराब हुआ तो हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2021 के पुरस्कार प्रदान किए। कहा, सिविल सेवा अधिकारियों को आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद मानवाधिकार उल्लंघन की सबसे बड़ी वजह। उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से आतंकवाद के खात्मे के लिए दृढ़ता से काम करने को कहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, विकास के पथ पर बढ़ते भारत जैसे देश में निवेश का ये सर्वोत्तम समय। सरकार बड़े आर्थिक सुधार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों पर नए माइक लगाने और धार्मिक जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाई। राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला 2022 आज देश भर के 700 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया गया। संतोष ट्रॉफी चैंपियनशिप में आज शाम 4 बजे गुजरात का मुकाबला मणिपुर से, जबकि रात 8 बजे कर्नाटक का मुकाबला सेना की टीम से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से। राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला आज से देश भर के 700 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। कौशल विकास मंत्रालय के अपर सचिव अतुल तिवारी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि इसका उद्देश्य नियोक्ताओं को सही प्रतिभा का चयन करने में सहायता करना है। हमने अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट या इंडस्ट्रीज कैंडिडेट्स को एक दूसरे से मिलाया जाएगा और उनकी काउंसलिंग की जाएगी। और हमने एडवांस में अपने पोर्टल पे इच्छुक जो कैंडिडेट हैं उनसे और जो इंडस्ट्रीज अप्रेंटिसेस लेना चाहते हैं उनको हमने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। और मेला में इन दोनों को मिलाकर हम ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अप्रेंटिसेस के जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वो जनरेट हों और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे यंग पॉपुलेशन इस व्यवस्था का फायदा उठाकर अपनी स्किल लेवल को इम्प्रूव कर पाए। उच्चतम न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा कल की गई तोड़फोड़ मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एल एन राव
और न्यायमूर्ति B.R. गवई की पीठ ने न्यायालय के आदेश की जानकारी अधिकारियों को दिए जाने के बाद भी तोड़फोड़ किए जाने को बहुत गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्वाधीनता सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम वीरगाथा प्रसारित कर रहा है। आज वीरगाथा में सुनिए अज्ञात नायकों की कहानी आकाशवाणी की जुबानी। हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 बजे इसका प्रसारण किया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी तारावती का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म पंजाब के भटिंडा में 21 अप्रैल 1908 को हुआ था। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई। तारावती के पिता मुरारी लाल आर्य समाज से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने तारावती की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की और उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए लाहौर भेज दिया। विवाह के बाद भी तारावती आजादी के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहीं और अपने पति के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गयीं। उन्होंने खादी के उपयोग को बड़ी सक्रियता से बढ़ावा दिया। 1930 में उन्होंने मुजफ्फरनगर में शराब की बिक्री के खिलाफ सत्याग्रह में भाग लिया। उन्हें 3 महीने के कारावास में भेज दिया गया। तारावती की 3 महीने की छोटी सी बच्ची भी उन्हीं के साथ जेल में ही रही। होठों पर वंदे मातरम और जय हिंद का मंत्र लिए तारावती ने 3 महीने कारागार में खादी बुनते हुए गुजारे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्हें कैद कर लिया गया और वाराणसी में जेल में रखा गया। आकाशवाणी के साथ बातचीत में तारावती के पुत्र प्रवीण कुमार गुप्ता ने उनकी प्रबल राष्ट्रभक्ति का स्मरण किया। आर्य समाजी विचारधारा को मानने वाली अम्मा जी का जीवन ही सेवा भावना से भरा रहा। चाहे वे गरीब कन्याओं के लिए वोकेशनल स्कूल हो या वृद्ध महिलाओं के लिए आश्रम, जीवन पर्यंत वो इस सेवा भावना में लगी रही। विनोबा जी के भूदान यज्ञ में उनकी विशेष रुचि रही। आजादी मिलने के बाद भी तारावती अपना जीवन जनसेवा में समर्पित करती रहीं। 2007 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित आवास में उनका निधन हो गया। देश की इस महान सुपुत्री तारावती को आकाशवाणी का शत शत नमन। ओ मोरा पुनार दे, ओ मोर सिकुनी दे, एने खन खुओला, एने खन खुफोला, एने खन मरम दे। आज हम असम के स्वतंत्रता सेनानी मनगोविंद चक्रवर्ती का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म धुबरी जिले के सुदूर सत्रसाल गांव में 21 अप्रैल 1893 को हुआ था। उन्होंने 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी कानून की पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। मनगोविंद एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े
1919 में कलकत्ता से ग्रेजुएशन करने के बाद वे असम लौटे और अपने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निर्धनों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने लगे। 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद मनगोविंद ने कलकत्ता की गलियों में विदेशी वस्त्रों को जलाने का अभियान चलाया और खुद खादी पहनने की शुरुआत की, जिसे उन्होंने आजीवन जारी रखा। स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। आजादी के बाद मनगोविंद ने पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान के लिए काम किया। उनके अथक प्रयासों से धुबरी जिले में 9 स्कूल, 4 सरकारी औषधालय और 2 डाकघरों की स्थापना हुई। मनगोविंद चक्रवर्ती का निधन 20 अप्रैल 1973 को धुबरी में हुआ। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद उनके दुखी परिवार को टेलीग्राम से संवेदना संदेश भेजने वाले पहले लोगों में थे। इस महान स्वतंत्रता सेनानी मनगोविंद चक्रवर्ती को हमारा शत-शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी गणपत राय पांडे का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। 17 जनवरी 1809 को रांची में जन्मे गणपत राय छोटा नागपुर के महाराजा के दीवान थे। उन्होंने 1857 के संघर्ष में सक्रियता से भाग लिया। ब्रिटिश सेना ने मार्च 1858 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और 21 अप्रैल 1858 को रांची में उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान शहीद गणपत राय पांडे को भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। केरल में चल रही संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में आज शाम 4 बजे गुजरात का मुकाबला मणिपुर से होगा, जबकि रात 8 बजे कर्नाटक का मुकाबला सेना की टीम से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आज तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान मामूली रूप से घायल हुए हैं। अंतिम समाचार मिलने तक अभियान जारी था। अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और कोलकाता में बारिश की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2021 के पुरस्कार प्रदान किए। कहा, सिविल सेवा अधिकारियों को आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद मानवाधिकार उल्लंघन की सबसे बड़ी वजह। उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से आतंकवाद के खात्मे के लिए दृढ़ता से काम करने को कहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, विकास के पथ पर बढ़ते भारत जैसे देश में निवेश का ये सर्वोत्तम समय। सरकार बड़े आर्थिक सुधार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों पर नए माइक लगाने और धार्मिक जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाई। राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला 2022 आज देश भर के 700 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया गया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।